नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। सवाल पूछिए। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर हमें अपने सवाल व्हाट्सएप करें। कोई भी सवाल भेजें, अपना नाम जरूर भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, फिर अपना सवाल लिखें ताकि हमें सवाल लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात आज कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर तेज गिरावट आज दिख रही है। करीब करीब 3 से 4% की गिरावट ज्यादातर काउंटर्स में दिख रही है। क्या करना चाहिए? हमारे साथ भूपेश जी हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। भूपेश जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में कितनी गिरावट और यहां से बढ़ सकती है? क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने कमजोरी दिखी जब से ये ग्लोबल ग्रोथ के नंबर्स आए हैं, चीन में लॉकडाउन है। इसके अलावा और ऐसी कौन सी चिंता है मेटल में? जी आज नमस्कार बिश्मोहन जी। जिस प्रकार से आज खबरें देखने को सुनने को मिल रही है कि चीन के बाजार से खबर आई है आज कि पूरे चीन में लॉकडाउन लगाने की तैयारी है, इसलिए बेस मेटल्स में कहीं ना कहीं बिकवाली का जो दौर है वो बढ़ा है। और टेक्निकल चार्ट पर देखें तो वहां पर भी है ना, टेक्निकल इशारे हो रहे हैं कि मार्केट काफी ज्यादा कमजोर है। ओके, चलिए, हमारे साथ अमित सजेजा भी हैं मोतीलाल ओसवाल से। अमित जी, आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में क्या हो रहा है? काफी गिरावट दिख रही है, क्या और नरमी आपको यहां से दिख रही है? और अब ऐसे कौन से ट्रिगर है? 2-3 मार्केट में तो ट्रिगर पहले से मौजूद है। एक, फेड तेजी से ब्याज दरें बढ़ाएगा तो इससे ग्लोबल ग्रोथ को चिंता है। ग्लोबल ग्रोथ के जो अनुमान भी आ रहे हैं जितने भी बड़े बैंक्स के आईएमएफ के बाद, वो भी कमजोर के ही आ रहे हैं। और साथ ही चीन से मांग घटने की चिंता। इसके अलावा कोई और ट्रिगर है? अगर हैं तो वो बताइए, और फिर बताइए आज क्या खरीदें या क्या बेचें। जी नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर जो मेरे हिसाब से इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट को, वो फेड की बैठक है जो 4 मई को होने वाली है। और आज से नेक्स्ट 7 से 8 सेशन जो है वो मार्केट उसी चीज को डिस्काउंट करेगा, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। और इनफैक्ट हो सकता है करंट लेवल से भी करीबन 1.5 से 2% की मिनिमम बढ़त और हमें नेक्स्ट 8 से 10 सेशन में देखने मिले। तो एक फुल फ्लेज्ड मैं कहूंगा करेक्शन का माहौल हमें अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज में देखने मिला है, जो जनरली एक कोरिलेशन हुआ करती थी पहले भी, कि जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता था तो कमोडिटीज डाउन होती थी। साथ ही साथ जो पहले जो कंसर्न्स ऑलरेडी हैं चीन को लेकर या ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दबाव जो है वो डॉलर इंडेक्स में जो जबरदस्त तेजी है और आगे आने वाली है उसको लेकर है, जिस वजह से हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है। ओके 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 ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। और कच्चे तेल पर इवन एक सवाल भी था, वो सवाल ही ले लेते हैं। महेश हैं हैदराबाद से। क्रूड इन्होंने 8,121 रुपए पे खरीदा है और अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। भूपेश जी बताइए, क्या करें कच्चे तेल में? 8121 पर बाई है, क्या करना चाहिए? ने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। क्रूड में 7550 रुपए का दाम चल रहा है अभी। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 से 5 दिनों में क्रूड के भाव 8150 के आसपास आएंगे। इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके या तो अपना सौदा काटना चाहिए, या फिर नीचे में इनको 7400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में भी मेंटेन रखना चाहिए। अगर 7400 तोड़ता है तो मार्केट में अपने को और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। ओके ओके, चलिए अब अगले कॉलर है श्रीकर हैं हैदराबाद से। नेचुरल गैस पर अपना व्यू देना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है एक्सिस सिक्योरिटी से, प्रीतम कुमार पटनायक जी है हमारे साथ, पहली बार आ रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहला सवाल हमारे दर्शक के लिए है कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में हम लोगों ने एक बहुत मंदी आते हुए देखा है। आई थिंक ये ट्रेंड थोड़ा बरकरार रहेगा नेचुरल गैस में। एक चिंताजनक खबर ये आ रही है कि चाइना में लिक्विफाइड एलएनजी का सरप्लस सिचुएशन में है आज के दिन पे, और वो स्पॉट मार्केट में अपना जो इन्वेंट्री है उसमें से थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है कि डिमांड का डिस्ट्रक्शन हुआ है मार्केट में, और जिस हिसाब से उनको एक्सपेक्टेशन थी कंजम्पशन की, तो वो कहीं ना कहीं खपत नहीं हो पा रही है। और उस चक्कर में उन्होंने क्लियरली बोला है कि स्पॉट में वो अपना शिपमेंट्स को बेचना शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया है। रही बात यूएस में और यूरोप में,
वहां पे भी ऑल्दो टेम्परेचर इतना नीचे नहीं आया बट फिर भी कंजम्पशन थोड़ा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है और डिमांड पे दो दिख ही रहा है और इसीलिए हम लोग इतना करेक्शन देख रहे हैं। तो हमारा तो खैर सेल कॉल ही है नेचुरल गैस में। यदि इनका पोजीशन लॉन्ग का है तो मैं सजेस्ट करता हूँ वो एक स्टॉप लॉस लगा के चलें, अराउंड 500 लेवल्स के आसपास आता है या 485 के आसपास आता है तो वो निकल जाना चाहिए उनको एक स्टॉप लॉस लगा के। चलिए, ये भी हुआ नेचुरल गैस को लेकर। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। यहाँ भी काफ़ी तेज़ गिरावट आ रही है और इवन एक दर्शक हैं, दविंदर हैं लुधियाना से, रेगुलर कॉलर हैं हमारे, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तीनों पर जाना चाह रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि बाजार में क्या करें, किस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। अब भूपेश जी आप बताइए कि गोल्ड और सिल्वर में क्या करें, दविंदर जी, और साथ ही क्रूड में। जी, सबसे पहले सिल्वर की बात करूंगा। सिल्वर का बाजार पिछले कई दिनों की जो रेंज बनी हुई थी 65,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी भी मुझे सिल्वर में एक गिरावट समझ आती है, नीचे में 64,300 तक और उसके नीचे 63,900 तक के भाव देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो महंगाई यूएस फेड की रेट बढ़ाने की चिंता है ये लगातार बढ़ती रहेगी और दूसरी तरफ आपके डॉलर इंडेक्स में जो तेजी चल रही है वो आगे भी तेजी देखने को मिलेगी। दूसरी बात करें तो गोल्ड की, गोल्ड में 51,720 का अभी करंट दाम चल रहा है। इसमें भी करंट भाव से मुझे लगभग 500 रुपए की मंदी और समझ आती है। नीचे में 51,200 से 51,100 के भाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। क्रूड की बात करें तो क्रूड में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है कि क्रूड 7550 से लेके 7570 के बीच में ये पुल बैक जो आ रहा है आज इंट्राडे में, इसमें उछाले पर बेचकर काम करें। 7650 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे में 7350 और 7200 का टारगेट देखने को मिलेगा। चलिए अब एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के। सर सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर एक्सपोर्ट बैन फ्राइडे को हुआ, बैन करने का फैसला किया गया कि 28 अप्रैल से बैन करेंगे, इंडोनेशिया ने लिया और आज इस फैसले में काफ़ी हद तक वापसी हो गई क्योंकि क्रूड पाम तेल और आरबीडी पाम ऑयल दोनों के एक्सपोर्ट पर बैन का फैसला वापस ले लिया गया है। क्या इंडोनेशिया को लगता है कि एक ओवर सप्लाई की चिंता उनको सता रही है या कारोबारी रिश्ते खराब हो सकते हैं जो बड़े देश है? क्या लग रहा है सर, क्यों इन्होंने डिसीजन लिया और कितनी राहत की खबर है ये? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, वो कहावत है ना यूपी में, खोदा पहाड़ और निकला चूहा वो भी मरा हुआ। तो आज सुबह आप देखिए बाजारों के क्या हाल थे, ऑलमोस्ट 8 से 10% बाजार तेज हो गए थे और ये खबर आने के बाद वापस बैक टू स्क्वायर वन और उससे जो सुबह खोले थे बाजार उससे भी नीचे हो गए। ये जो खबर थी मैं समझता हूं उनकी खुद की जो तकलीफें थी विद इन इंडोनेशिया उससे ज्यादा रिलेटेड थी और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी थोड़ा बहुत प्रेशर डेफिनेटली इंडोनेशियन गवर्नमेंट के ऊपर रहा होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए तो ये बहुत ज्यादा बुरी खबर थी अगर वो बैन हो जाता तो। आज सुबह से आप लोग ये कवर कर भी रहे थे कि हिंदुस्तान के लिए कितनी तकलीफें हो सकती हैं। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ और अकल आई, देर आई सबेर आई। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो बहुत अच्छी हुई है कि अभी भी इंडोनेशिया से पामोलिन का एक्सपोर्ट पे बैन जो अपने को खबर मिल रही है उसके हिसाब से है। तो ये खबर अपने यहाँ की हिंदुस्तान की इंडस्ट्री जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है उसके लिए ही अच्छी है और क्रूड ऑयल ज्यादा आएगा। बीच में रिफाइंड पामोलिन आने लग गया था ना, ये अपने यहाँ की इंडस्ट्री को तकलीफ दे रहा था और वो उन लोगों ने अब उसके ऊपर बैन ही लगा दिया, तो बेहतर है हिंदुस्तान के लिए, तो ये अच्छी खबर है। दो चीज और मैं डिकोड आपके जरिए ही करवाना चाहूंगा, एक बल्क और पैकेज्ड आरबीडी पाम ऑयल। पैकेज में तो समझ में आ रहा है कि पैक किया हुआ ऑलरेडी रिफाइंड हमारे पास आएगा। बल्क में क्या, बल्क पर भी एक्सपोर्ट बैन अभी भी बरकरार है, तो क्या बल्क इसमें क्रूड पाम तेल भी आएगा या सिर्फ आरबीडी पाम तेल ही के लिए है वो? नहीं, देखिए जो बल्क के अंदर सीपीओ जिसको हम लोग क्रूड पाम ऑयल बोलते हैं वो आएगा और आरपीओ जिसको रिफाइंड पाम ऑयल बोलते हैं। पामोलिन और आरपीओ में फर्क है। पामोलिन जो होता है वो फ्रैक्शनेटेड होने के बाद आता है
और ये जो आरपीओ होता है ये जस्ट न्यूट्रलाइज होके आता है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की अपनी रिफाइनरीज के लिए ये अच्छी खबर है, ये खराब खबर नहीं है। और पहले तो हम लोग मतलब इंडस्ट्री की तरफ से तो ये जद्दोजहद करते ही थे कि पामोलिन को हिंदुस्तान में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये मतलब मेक इन इंडिया के सख्त खिलाफ है। तो अब चूंकि क्रूड ऑयल आएगा तो ये तो मेक इन इंडिया के लिए और बेहतर ही है ना, अपने यहाँ की रिफाइनरीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सुधरेगी। ओके सर, तो काफी राहत की खबर है। और आप लोग से पहले भी बात हुई थी, दोराब सर से भी बात हुई थी, तो सब कह रहे हैं कि अब मई के महीने से धीरे धीरे खाने के तेल के दाम कम होंगे। आपको भी अब लग रहा है? दोहरी राहत की खबर, एक तो अपने रिफाइनिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर आ गई, और ये जो एक तनाव बन गया था पूरी मार्केट में, अब क्या होगा खाने की तेल की सप्लाई, तो अब दोनों फ्रंट पर एक अच्छी खबर आने के बाद आपको लग रहा है कि मई से दाम अब धीरे धीरे कम होंगे? नहीं, थोड़ा बहुत देखिए मई महीने से वैसे भी कम होने चालू होने चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम के अंदर कंजम्पशन डेफिनेटली एडिबल ऑयल्स का कम होता है। पर एक चीज जो थोड़ी समझने वाली, अभी मैं आपकी और लोगों से चर्चा सुन रहा था कि कमोडिटी वर्ल्ड वाइड सब अंडर प्रेशर आ गई हैं। और दूसरा एक और चीज जो फैक्टर अपने को वॉच करने वाला रहेगा वो रहेगा कि यूएस डॉलर का क्या हालचाल रहता है। अगर यूएस डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है तो अपनी इंपोर्ट पैरिटीज थोड़ी बढ़ेंगी, तो ये बाजारों को ज्यादा नरम करने के लिए सही नहीं है। बट ओवरऑल डिमांड अब धीरे धीरे घटेगी गर्मियों के मौसम में। मैं समझता हूँ थोड़ा राहत तो मिलेगी कंज्यूमर्स को। एक अच्छी खबर है सर। इसके अलावा अगर जो ग्लोबल कंजम्पशन में अगर देखें तो इंडोनेशिया सबसे आगे है, इंडिया से भी आगे। तो क्या इंडोनेशिया को ऐसा लग रहा था कि अगर क्योंकि वो एक बड़ा चंक वो ग्लोबल सप्लाई भी करते हैं, तो इंडोनेशिया को ऐसा लग रहा था कि अगर हम 2-3 हफ्ते अगर लंबे समय तक इसने एक्सपोर्ट बैन कर रखा है तो ओवर सप्लाई की स्थिति देश में हो जाएगी और मार्केट भी खराब अलग हो जाएगा? क्या ऐसा डर था इंडोनेशिया को? उस डर से इन्होंने वापस लिया फैसला? नहीं, आप देखिए एक चीज समझने की है कि इंडोनेशिया में तकरीबन 40 लाख टन पाम ऑयल हर महीने बनता है, रफली अबाउट 48 मिलियन टन या 480 लाख टन सालाना। तो अगर, और उनका खुद का जो कंजम्पशन है वो 1.5 मिलियन टन या 15 लाख टन से ज्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग बायोडीजल, या ज्यादा से ज्यादा अपने कहें तो 18 से 20 लाख टन। तो 2 लाख टन मतलब 20 लाख टन तेल या 2 मिलियन टन तेल या 2.5 मिलियन टन तेल उनके पास हर महीने सरप्लस बनता है। तो उसके लिए तो इनको घर चाहिए ही है इंटरनेशनली। तो मैं नहीं समझता था कि इसलिए हम लोग सुबह से ही बोल रहे हैं और कल से भी बोल रहे हैं कि ये बैन बहुत ज्यादा टाइम तक का सस्टेन करना इंडोनेशिया के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। आज की तारीख में भी उनके स्टॉक लेवल ऑलमोस्ट 5 मिलियन टन के आसपास तो हैं। अगर 1 महीने बैन हो गया तो ये 7 मिलियन हो गया, और 2 मिलियन बैन हो गया तो 9 मिलियन। तो इतना तेल का वो करेंगे क्या? उनके खुद की इकोनॉमी भी तकलीफ देगी। और ये चूंकि तेल का भरावा होगा तो जिस दिन खुलेगा ये बाजार और खुलेंगे ये सब बैंस, तो वो बाजारों में प्रेशराइज करेगा। तो ये मैं समझता हूँ उन्होंने अगर ये खोल दिया है तो थोड़ी अक्लमंदी का ही काम किया है, और बैन करना मैं नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा अक्लमंदी का काम था। बिल्कुल सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा। हालांकि कई बार इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई है कि देश में जो हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता है वो काफ़ी ज़्यादा है, और एक 2 देशों पे इतनी ज़्यादा निर्भरता है पाम तेल के लिए। इन 2 देशों पे मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर सनफ्लावर ऑयल के लिए रूस और यूक्रेन का हाल जानती कितना हमारी निर्भरता थी, और फिर सोया तेल के लिए अर्जेंटीना, ब्राज़ील जैसे देशों पे। तो ऐसे में किस तरह से रिवाइव इंडियन मार्केट को, इंडियन खाने के तेल के मार्केट को रिवाइव किया जा सकता है ताकि आने वाले समय में हमें इतनी ज़्यादा इंपोर्ट पर निर्भरता नहीं रहनी पड़े? देखिए विश्वमोहन जी, मैं समझता हूँ जो सिल्वर लाइनिंग थी ना, ये 2 दिन का जो सो कॉल्ड बैन था, सिल्वर लाइनिंग ये है कि इससे हम हिंदुस्तान के जितने पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उनको डेफिनेटली रातों की नींद और दिन का चैन उनका हराम किया होगा। तो मैं समझता हूँ जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयलसीज जो बहुत दिनों से अटका पड़ा हुआ था, वापस मैं समझता हूँ वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगा। और अगर होगा
तो मैं समझता हूँ आने वाले सालों में अपना डेफिनेटली इंपोर्ट डिपेंडेंस 50% के अंदर जा सकती है और कोई कारण नहीं है। और अगर हम लोगों ने अपने पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों को एनकरेज कर दिया, उनको सूटेबली इंसेंटिवाइज कर दिया, तो कोई कारण नहीं है कि जो व्हीट राइस साइकिल है उसको वो थोड़ा बहुत सनफ्लावर और मस्टर्ड में शिफ्ट कर दें। उनको तो केवल एक आउटलेट चाहिए, हम लोगों को एक अश्योर्ड बाइंग चाहिए उनको, और रियलाइजेशन बेहतर होना चाहिए व्हीट और राइस से। मैं समझता हूँ वो हिंदुस्तान आराम से कर सकता है। तो ये एक गेम चेंजिंग हो सकते हैं इनिशिएटिव, जो इस पूरे उसमें एपिसोड में ये सिल्वर लाइनिंग हो सकती है। ओके, यानी एक चेतावनी की तरह इसे लेना चाहिए और चैलेंज की तरह कि देश में कैसे खाने के तेल के उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जाए आने वाले सालों में। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल लेना जरूरी है। बहुत सारे सवाल जमा हो चुके हैं हमारे पास। संजय हैं हिसार से, इनका सवाल था कि गोल्ड में गिरावट की क्या वजह है? क्या लग रहा है अमित जी, क्यों गिर रहा है सोना इतना? जी, जिस तरह हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि मेजरली डॉलर इंडेक्स में जो तेजी है वो और बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ से 101.50 के करीब है, 102.80, 103 तक जाने की उम्मीद है डॉलर इंडेक्स। और जो थीम रहेगी, एक सेक्युलर थीम नेक्स्ट 8 से 10 सेशन के लिए रहेगी, वो यही होगी कि बाय द डॉलर सेल कमोडिटीज। तो उसका सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट है वो हमें गोल्ड पे आता हुआ दिख रहा है। सेकेंडली टेक्निकल पिक्चर जो है गोल्ड की इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप नेक्स्ट 2 या 3 महीनों की भी बात करें तो ऐसा लगता है कि $1870 के नीचे लगभग $1830 तक भी जाने की संभावना है। तो उसके चलते गोल्ड में दबाव बरकरार है। इमीडिएट तौर पे जैसे मैंने बताया $1870 यानी डोमेस्टिक मार्केट में 51-100 आ सकता है। तो नेक्स्ट कम से कम 2 हफ्तों के लिए, 2 से 3 हफ्तों के लिए प्रेशर जारी रहेगा इमीडिएट तौर पे, और सेल ऑन रैलीज की ही इसमें सलाह होगी। चलिए अगले दर्शक है एसके हैं इंदौर से, चांदी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जानना चाह रहे हैं। प्रीतम जी आप बताइए इनको चांदी के बारे में। चांदी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीबन 65,000 के लेवल के आसपास है और रेजिस्टेंस करीबन 65,400 के आसपास है। तो आप ये मानते चलिए चांदी में भी वो गोल्ड के पैटर्न को ही फॉलो करेगा। मेरे हिसाब से उसमें थोड़ी मंदी बाकी है, काफी ज्यादा मंदी हो सकती है क्योंकि स्पेकुलेटिवली वो ज्यादा मूवमेंट करता है। तो आई थिंक चांदी थोड़ा नेगेटिव बाइस के साथ ही ट्रेड करेगा अभी हाल फिलहाल। चलिए अब अगले दर्शक है पवन है हिसार से, 2-3 महीने के लिए कॉटन केक का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। प्रीतम जी आप कॉटन केक ट्रैक करते हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे कॉटन केक हम लोग नहीं ट्रैक। ओके, भूपेश जी बताइए कॉटन केक में 2-3 महीने का क्या आउटलुक लग रहा है? जी, कॉटन केक की बात करें तो कॉटन केक पिछले 2-3 सेशन में कॉटन केक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। करंट महीने का अभी भाव 2833 रुपए के आसपास चल रहा है। इस चार्ट का स्ट्रक्चर काफी खराब है। नीचे में मुझे लगता है कि 2750 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में अगर बात करें तो 3030 ऊपर की रेंज रहेगी। तो 2750 से 3030 की एक रेंज में रहने वाला बाजार है। 2750 से 3000 इस लेवल का ध्यान रखें। नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो और रेजिस्टेंस भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले दर्शक है राहुल है हनुमानगढ़ से, ग्वारसीड में क्या करना चाहिए? अमित जी ग्वारसीड में क्या करें राहुल? जी देखिए, मेरा मानना है कि ग्वार कॉम्प्लेक्स में एक तेजी के आसार दिख रहे हैं। ग्वार सीड पर्टिकुलरली अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि दोबारा 6800 के जो स्तर हैं वो रिगेन कर सकता है। उसी प्रकार ग्वार गम जो है वो 13200 के जो स्तर हैं वो रिगेन कर सकता है। छोटी अवधि की अगर बात करूं तो 6550 का एक लक्ष्य है जो ग्वार सीड में लेके चला जा सकता है। ओके, अगले दर्शक है सुनील कुमार है झज्जर हरियाणा से। इनका सवाल था क्या सिल्वर ईटीएफ अभी मौजूदा भाव पर खरीदना सही होगा? प्रीतम जी क्या सलाह देंगे सिल्वर ईटीएफ में? तो सलाह दूंगा थोड़ा रुक के खरीदना चाहिए हमें। जैसे काफी लोगों ने भी ये बताया था कि कहीं ना कहीं ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन है फेड का मई के महीने में, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ये डिसीजन चले जाए उसके बाद ही अपना कोई पोजीशन लेना चाहिए फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे। हाल फिलहाल में हमको कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए। ट्रेंड नेगेटिव है तो अभी घुसना मैं आई डोंट सजेस्ट कि ये करना चाहिए आज के टाइम पे। चलिए अगले दर्शक है राकेश गर्ग है गाजियाबाद से। चांदी इन्होंने बाई कर रखा है 67,200 पर। अमित जी क्या सलाह देंगे इनको?
देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने निवेश के तौर पर लिया है। तो क्योंकि निवेशक हैं, तो मुझे लगता है कि 64,000 से 64,200 तक की तो इमीडिएट फॉल दिख रही है। तो नेक्स्ट जो एवरेज करे वो वहीं पर करें, क्योंकि लंबी अवधि में यानी मैं अगर 6 से 8 महीने की बात करूं तो ट्रेंड अभी भी फर्म है। छोटी अवधि में गिरावट है, जो नेक्स्ट 2-3 हफ्ते लास्ट करेगी। तो 64,000 के करीब एक बार एवरेज कर लें और होल्ड रखें। अपसाइड में इन्हें दोबारा हो सकता है कि 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर दोबारा 71 से 72,000 दिख जाएगा, तो वहां पर बुक किया जा सकता है। प्रभु खत्री हैं जैसलमेर से। हाजिर में इनके पास 100 बोरी ग्वार है, जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए, कब तक बेचना चाहिए। ये हाजिर के कारोबारी है, टेक्निकल नहीं, थोड़ा सा आप किसान के हिसाब से बता दीजिए भूपेश जी। जी, किसान के हिसाब से मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि ग्वार के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं। ग्वार को अभी आने वाले दीपावली तक कम से कम होल्ड रखना चाहिए और ऊपर में इनको 6,900 से 7,200 के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है नरेश कुमार का, चेन्नई से। सोना 50,000 आएगा और चांदी 52,000 आएगी, 62,000 आएगी क्या? क्या लग रहा है प्रीतम जी? देखिए अभी जो मूवमेंट है इमीडिएटली आना, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली 50,000 टच कर सकता है। कहीं ना कहीं जहां पे फेड का न्यूज आएगा उसके आसपास शायद से थोड़ा बहुत एक्शन आएगा, बट 50,000 आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन है। मेरे हिसाब से यदि वो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, एक डिप आता है, यदि 51,000 के नीचे जाता है मार्केट, तो एक अच्छा लेवल रहेगा एंटर करने के लिए। वहां पे वो अपना 50% बाइंग करके चल सकते हैं, और कहीं और ड्रॉप आया तो बाकी वहीं पे कंज्यूम कर सकते हैं, बट 50,000 डायरेक्टली मेरे को नहीं दिख रहा है इसका। कुमार हैं, जानना चाह रहे थे कि एनजी में आज क्या करें नेचुरल गैस में। अमित जी, नेचुरल गैस में क्या सलाह देंगे इनको? देखिए इमीडिएट तौर पर 505 के जब तक नीचे है तब तक प्रेशर बना रहेगा, और हो सकता है कि जो डे लो है 488 के करीब वो रिविजिट हो सकता है। तो फिलहाल 505 के नीचे आप अगर फिर से फिसलती है प्राइजेस या सस्टेन होती हैं तो 488 के लक्ष्य के लिए एक बार बेच के चला जा सकता है। ओके, चलिए यहीं समेटने का वक्त आ गया। आज इतने दर्शकों के सवाल लेंगे, कल बाकी बचे हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया अमित जी आपका, भूपेश जी आपका, प्रीतम जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में